नमस्कार, मेरा नाम अमृता सिंह तेवतिया है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज बृजघाट हापुड़ में विज्ञान की शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ई लर्निंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज मैं आप सबके सामने कक्षा 9 में विज्ञान विषय के अंदर आने वाला पाठ 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा है पदार्थों के बारे में, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन हम उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान की भाषा में पदार्थ वे होते हैं जो किसी जगह को घेरते हैं अथवा उनका द्रव्यमान होता है। तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं बच्चों? पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की अवस्थाएं भी आपने पिछले पाठ में पढ़ी हैं। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव्य और गैस। तो अब हम आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन सा पदार्थ को शुद्ध माना गया है और कौन से पदार्थों को अशुद्ध माना गया है। साधारणतः लोग ये मानते हैं कि शुद्ध पदार्थ को ये मानते हैं कि पदार्थ को शुद्ध वो माना जाता है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, परंतु वैज्ञानिकों की भाषा के हिसाब से शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के अणु से बने हुए होते हैं, उनको वे शुद्ध मानते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि दूध। दूध को हम ये मानते हैं कि वह शुद्ध है। एक साधारण आदमी ये मानता है कि दूध प्योर है, शुद्ध है, परंतु वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। वे सोचते, उनको पता है और हम सब जानते हैं कि दूध किस किस का मिश्रण है? जल का, वसा का और आपका प्रोटीन का। तो उनके हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से दूध क्या है? शुद्ध नहीं है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के अणुओं से बने हुए होते हैं, और अशुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, अब हम इसको इस परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। जिन पदार्थों के अणु एक प्रकार के होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो पदार्थ केवल एक प्रकार के ही अणुओं से बने हुए होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि। यानी ये जो उदाहरण है उनमें क्या है? ये सब एक ही प्रकार के अणुओं से बने हुए हैं। नेक्स्ट, अशुद्ध पदार्थ। जैसा हमने अभी शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अशुद्ध पदार्थों को हम बच्चों 2 परिभाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहली परिभाषा में कहा गया है कि जिन पदार्थों के अणु एक से अधिक होते हैं, या जिन पदार्थों में अणु एक से अधिक होते हैं, उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। वहीं दूसरी परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करें, जिन पदार्थों के अणु एक समान नहीं होते, उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, वे अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं चीनी तथा और जल का मिश्रण। अगर हम चीनी और जल की अलग अलग बात करें तो अलग अलग प्रत्येक रूप से तो वे क्या हैं? शुद्ध हैं, परंतु जब जल के अंदर हम चीनी को मिला दें, चीनी को घोल देते हैं, तो वे क्या बन गया? अशुद्ध। यानी ना तो चीनी ही शुद्ध रही और ना ही जल शुद्ध रहा, वे कैसा पदार्थ बन गया? अब एक अशुद्ध पदार्थ बन गया। आगे अब हम जानेंगे शुद्ध रूप से पदार्थों के प्रकारों के बारे में। शुद्ध रूप से पदार्थ जो होते हैं बच्चों, वे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तत्व और दूसरा होता है हमारा यौगिक। यहाँ सबसे पहले हम तत्व को समझेंगे। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में या अणुओं में विभाजित नहीं किए जा सकते। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? तत्व कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया लोहा, कॉपर, सोना आदि। यहाँ मैं समझाना चाहूँगी, या तो हम लोहा ले लें, कॉपर ले लें, सोना, कोई भी एक पदार्थ ले लें, चाहे आप उसको कितना भी विभाजित कर ले, वह रहेगा क्या? सोना है। सोने को अगर आप आगे विभाजित करें तो वह सोना ही रहेगा, क्योंकि वह क्या है? वह एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना
हुआ है। ठीक है, अब आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक आदि। अब जैसे हम जानते हैं जल का सूत्र क्या होता है? H2O। हाँ, तो यानी जल जो है वे कौन कौन से अणुओं से मिलके किन किन के अणुओं से मिला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से। कार्बन डाइऑक्साइड किसके? कार्बन और ऑक्सीजन के। और नमक जो है वो किससे मिलके बना है? NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो यानी इन सब जो उदाहरण दिए हैं उनमें क्या है? उनमें जो ये वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक किन से मिलकर बने? तत्वों से मिलकर बने हैं। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ के प्रकार। यहाँ पर हमने शुद्ध पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ के प्रकार। अशुद्ध पदार्थ निम्न तरह से कई प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहला हम लेते हैं मिश्रण। ठीक है बच्चों, मिश्रण क्या है? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों अथवा द्रव्यों से किसी अनुपात में मिला देने पर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। दोबारा समझिए, यानी वे पदार्थ जिनके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिला दें, कैसे मिलाएं? उनको किसी एक अनुपात में मिलाएं तो वह क्या बन जाता है? एक मिश्रण बन जाता है। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण, आप थोड़ी चीनी लीजिए, थोड़ा नमक लीजिए, उनको मिला दीजिए तो वह क्या बन गया? मिश्रण बन गया ना। ऐसे ही बारूद के केस में भी क्या होता है? उसमें भी जो क्या बोलते हैं पदार्थ होते हैं वे भी कई प्रकार के पदार्थों से मिलके बनता है। तो जो क्या होता है बारूद तभी विस्फोट हो पाता है जब उसमें क्या हो? हर एक चीज एक पर्टिकुलर अनुपात में उसमें मिली हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। अब हम मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समागी मिश्रण और एक विषमागी मिश्रण। सबसे पहले हम लेंगे समागी मिश्रण को। वे मिश्रण जिनका गुणधर्म समान हो, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समागी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। दूसरा है हमारा विषमागी मिश्रण। वे मिश्रण जिनका गुणधर्म समान न हो, ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे बच्चों विषमागी मिश्रण। इसका उदाहरण है जल तथा रेत का मिश्रण। अब हमको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने समागी मिश्रण में चीनी और पानी को लिया, तो चीनी जो है वह आराम से क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती, घुल जाती है पानी में, है ना। यानी क्या है? इसका गुणधर्म क्या है? दोनों के एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसीलिए चीनी जो है क्या पानी में घुल जाती है। दूसरा हमारे क्या जल तथा रेत का मिश्रण। तो जब हम पानी लें और आप उसमें रेत डालें तो क्या उसमें रेत घुल जाता है? नहीं, कभी नहीं घुलता। क्यों? क्योंकि पानी और रेत के गुणधर्म क्या है? आपस में समान नहीं होते हैं। इस वजह से वह क्या होता है? रेत पानी में नहीं घुल पाता। अब हम आते हैं विलयन। विलयन में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समागी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक क्या हो? पदार्थों के समागी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। अब बच्चों विलयन को आगे समझने के लिए हमें विलायक और विलेय को समझना होगा। विलयन का अवयव क्या होता है? यानी विलयन जो है वह दो प्रकार के अवयव होते हैं इसके। एक होता है आपका विलायक और दूसरा होता है आपका विलेय। विलायक क्या होता है? विलायक ऐसे समझिए, विलयन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और विलेय वो होता है विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या कहलाता है? हमारा विलेय। अब यहाँ आपको दो उदाहरण है। पहला है नींबू तथा जल के विलयन में जल क्या हो गया हमारा? विलायक और नींबू क्या हो गया हमारा? विलेय। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में चीनी और जल के विलयन में जल क्या हो गया हमारा? विलायक और चीनी क्या हो गई हमारी? विलेय। आप सब जानते हैं, सब इस तरह से करते हैं कि क्या पानी में जब हम नींबू घोलते हैं तो हमेशा पानी को क्या लेते हैं हम? ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होती है, नींबू थोड़ा होता है।
तो इस केस में क्या हो गया, जल तो हो गया विलायक, क्यों, क्योंकि जल की मात्रा क्या है, अधिक है, और नींबू हो गया विलेय, क्योंकि उसमें नींबू की मात्रा पानी में जो हम घोलते हैं वो कम होती है। ऐसे ही चीनी और जल के उसमें जल जो, जब चीनी को हम जल में घोलते हैं तो क्या, जल जो हम ज़्यादा लेते हैं तो वह क्या हो गया विलायक, और चीनी क्या कम मात्रा में लेते हैं तो वह क्या हो गई हमारी विलेय। आगे चलें। अब विलयन के प्रकार। बच्चों विलयन मोस्टली 9 प्रकार के रूपों में पाया जाता है, ठीक है। इसके ये उदाहरण है, पहला है ठोस का गैस में विलयन, दूसरा है हमारा ठोस का द्रव्य में, ठोस का गैस में, द्रव्य का द्रव्य में, द्रव्य का ठोस में, द्रव्य का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव्य में, और गैस का गैस में। यानी हमारे कितने प्रकार के पाए जाते हैं विलयन, 9 प्रकार के विलयन पाए जाते हैं, जो मैंने आपको अभी आपके सामने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा अंतर देख लेते हैं, किसमें, मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण, जैसा हमने पहले पढ़ा है, मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों अथवा द्रव्यों के किसी अनुपात में मिलाने से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, मिश्रण कहते हैं। वहीं यौगिक को कैसे हम परिभाषित करेंगे, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग अथवा मेल से बनते हैं, उनको हम कहते हैं यौगिक, ठीक है। मिश्रण में गलनांक जो है वह निश्चित नहीं होता है, ठीक है, जिसमें, परंतु यौगिक में गलनांक निश्चित होता है। तीसरा है हमारा, मिश्रण में क्वथनांक क्या है, निश्चित नहीं होता, और यौगिक में क्वथनांक निश्चित होता है। चौथा और आखिरी उदाहरण है, मिश्रण प्रायः विषमागी में होता है, जबकि यौगिक क्या होता है, समागिक होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने मिश्रण और यौगिक के अंतर को समझा। तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा, अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा, हमने शुद्ध पदार्थों के प्रकार के बारे में पढ़ा, अशुद्ध पदार्थों के प्रकार के बारे में पढ़ा, हमने विलयन के बारे में पढ़ा, और यहाँ तक हमने मिश्रण और यौगिक के अंतर के बारे में पढ़ा एवं समझा, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरी स्लाइड लेते हैं। अब तक हमने विलयन के कई प्रकारों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विलयन सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि इसके हिसाब से, सांद्रण के हिसाब से विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले तनु विलयन के बारे में समझेंगे कि आखिरकार तनु विलयन होता क्या है। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें बच्चों विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से अधिक होती है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं बच्चों, तनु विलयन। दोबारा बताऊंगी मैं, तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से अधिक होती है। ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लेंगे सांद्र विलयन, ठीक है। सांद्र विलयन क्या होता है, ये तनु विलयन का अपोजिट होता है। सांद्र विलयन में क्या होता है कि विलायक की मात्रा जो होती है वह विलय की मात्रा से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तनु विलयन में क्या थी, ज्यादा थी, और इसमें सांद्र विलयन में क्या है, कम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। अब तीसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है, संतृप्त विलयन में एक पर्टिकुलर ताप पर, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या होता है, विलायक के अंदर विलय की घुलने की क्षमता क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। अब आता है हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, इसमें ये भी किसका अपोजिट होता है, संतृप्त विलयन का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, विलायक क्या, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, या उसमें तो था बढ़ा देते हैं, इसमें हम
क्या होता है, टेम्परेचर कम कर देते तो क्या होता है, असंतृप्त विलयन में विलय की घुलने की मात्रा कम हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है हमारा असंतृप्त विलयन। और सबसे पांचवा है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक को गर्म करने पर, ठीक है, जिसमें विलायक को गर्म करने पर विलय क्या होता है, उसमें आसानी से जल्दी घुल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। तो बच्चों यहाँ हमने 5 प्रकार के विलयनों के बारे में पढ़ा, जो किसके बेस पे थे, सांद्रण के बेस पे 5 प्रकार के विलयनों के बारे में एवं उनकी परिभाषाओं के बारे में हमने जाना। अब आगे चलते हैं, विलयन की सांद्रता। अब हम इसको कैसे समझें कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। किसी निश्चित ताप पर या ताप पर विलय का द्रव्यमान तथा विलयन का द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, हम विलयन कहते हैं। इसको बच्चों हम एक फॉर्मूले के माध्यम से समझेंगे। विलयन की सांद्रता किसके बराबर हुई, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें कोई भी आगे कैलकुलेशंस करने में, प्रश्नों को करने में, तो ये हम इस फॉर्मूले के मदद से हम ये निकाल सकते हैं अगर वो पूछा जाता है प्रश्न में। तो कि विलयन की सांद्रता यहाँ क्या होती है, विलयन की सांद्रता किसके बराबर होती है, विलय का द्रव्यमान अपॉन या बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे चलें। अब हम आते हैं निलंबन। अब तक हमने विलयन के बारे में पढ़ा है ना, अब हम पढ़ेंगे निलंबन। निलंबन क्या होता है मेरी, निलंबन एक विषमागी मिश्रण होता है बच्चों, ठीक है, जिसमें विलय के जो कण होते हैं उनका आकार 10⁻³ से 10⁻⁵ तक होता है, और ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, निलंबन कहते हैं। कैसे, फिर से एक बार समझाऊंगी। यह विषमागी मिश्रण होता है जिसके कण क्या होते हैं, 10⁻³ से लेके 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होता है, और ऐसे मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। यानी इसके केस में कणों का जो साइज होता है वह क्या होता है, थोड़ा बच्चों बड़ा होता है। इसका उदाहरण है धूल और वायु का मिश्रण। जैसे आपने देखा होगा हवा चलती है, धूल उड़ती है, तो हमें उसके कण दिखाई देते हैं, तो वह क्या है बच्चों, वह निलंबन है। यानी जिन कणों को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, निलंबन। ठीक है, अब ये एक तो मैंने एग्जांपल दिया धूल और वायु का मिश्रण, और एक आप जैसे आपने देखा भी होगा छोटे बच्चे कई बार ऐसे करते हैं, पानी लेते हैं उसमें चौक मिलाते हैं, तो हमें वो भी दिखते हैं, तो वह भी किसका उदाहरण, चौक और जल का मिश्रण भी किसका उदाहरण हो गया, आपका निलंबन का उदाहरण हो गया। अब आगे चले, अब हम पढ़ेंगे निलंबन के गुणों के बारे में। तो बच्चों अब हम लेंगे निलंबन का गुण। अभी हमने निलंबन के बारे में पढ़ा, अब हम इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण इसका क्या है, यह एक विषमागी मिश्रण है। विषमागी मिश्रण जैसा मैंने अभी आपको बताया था, विषमागी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के गुणधर्म समान नहीं होते हैं। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों, विषमागी मिश्रण। ठीक है, तो यानी यह क्या है, निलंबन एक विषमागी मिश्रण है। इसका आप विषमागी मिश्रण के बारे में और क्लियर हो जाएगा, जो मैंने अभी निलंबन में उदाहरण दिया था धूल और वायु का, है ना, और चौक और पानी का, तो उससे ये चीज़ क्लियर होगी विषमागी मिश्रण क्या होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों से मतलब हम अपनी आंखों से आराम से उसको देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि उनका आकार क्या होता है बच्चों, इन कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, यानी हम उसको आराम से आंखों से देख सकते हैं। तीसरा है इनका अणुभार सबसे अधिक होता है। अणुभार अधिक होगा तो यानी बड़े होंगे तो तभी उनका अणुभार अधिक होगा, है ना, तो यानी और चौथा है क्या, इनके कणों पर कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, यानी आप समझ गए यह एक विषमागी मिश्रण है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी, हम इसको नग्न आंखों से देख सकते हैं, इसलिए देख सकते हैं क्यों, क्योंकि इनका आकार क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। तीसरा इनका अणुभार सबसे अधिक होता है, और चौथा
इनके कणों पर कोई भी आवेश नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई निलंबन के गुणों के बारे में। ठीक है, अब हम इसके बाद लेते हैं कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन क्या होता है? बिल्कुल निलंबन का अपोजिट होता है, जैसे मैंने अभी निलंबन में आपको पढ़ाया। अब मैं एक कोलाइडल के बारे में समझाऊंगी। यह भी एक क्या होता है? विषमागी मिश्रण ही होता है, जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको सरलता से नहीं देखा जा सकता। जैसा मैंने बताया था आपको भी कि निलंबन में क्या है, हम उसके कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, परंतु कोलाइडल के केस में क्या होता है बच्चों, इनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसमें जो कणों का साइज होता है वह 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 या कई बार 10⁻⁻9 तक भी सेंटीमीटर तक जाता है, जिसकी वजह से हम इसको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसका उदाहरण है गूंद, रक्त आदि। ठीक है बच्चे, और भी कई होंगे। तो यानी कोलाइडल विलयन आपको यहाँ पे समझ आया होगा। निलंबन और कोलाइडल क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। अब मैं आपके साथ जरा कोलाइड विलयन की वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी, यह एक विषमागी मिश्रण है, जो मैंने अभी आपको समझाया था उसमें। एक इसका दूसरी प्रॉपर्टी ये है, हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों, जैसे अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार प्रॉपर्टीज को दोबारा। यह एक विषमागी मिश्रण है, हमने जैसे निलंबन की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, ऐसे ही अब हम इसके गुण को एक बार पढ़ लेते हैं। कोलाइडल क्या है? यह भी एक विषमागी मिश्रण है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसके कणों का आकार छोटा होता है, तो इसलिए हम इसको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो यानी इन कणों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी तो आप सब लोग जानते ही होंगे। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक माध्यम होता है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों को या छोटे कणों को हम जिसकी मदद से बड़ा करके देख सकते हैं। एक हमने निलंबन में पढ़ा था, जैसे कि ये देखिए, हमने निलंबन में पढ़ा था क्या कि इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, परंतु कोलाइडल के केस में क्या होता है, इस पे क्या धनावेश और ऋणावेश होता है, यानी धनावेश और ऋणावेश आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसका एक और है, इसको यानी हम उसे नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बच्चों, हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसका हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थों के बारे में पढ़ा, पदार्थ के प्रकारों के बारे में पढ़ा, शुद्ध अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं उसको जाना, अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं हमने उसको जाना, है ना। अब और विलयन के बारे में पढ़ा, निलंबन के बारे में पढ़ा, और हमने मिश्रण और यौगिक के अंतर को देखा। अब बच्चों, उसी के बेस पे मैंने ये कुछ गृह कार्य आप लोगों के लिए तैयार किया है। जो कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, इस भाग में पढ़ाया, उसके बेस पे ये कुछ प्रश्न हैं जो जिनको आप घर पे ट्राई करिएगा, है ना। तो उसमें पहला प्रश्न है क्या, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। आशा करती हूँ आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होंगे। दूसरा है हमारा, समागी और विषमागी मिश्रण में क्या अंतर है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण के बारे में, तो आप इसको अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तीसरा है हमारा विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये भी मैंने आपको इस सेशन में समझाया अच्छे से कि विलयन क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं और आपका कोलाइड क्या होता है। तो ये भी आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होंगे। और चौथा प्रश्न है क्या, अपने आसपास की वस्तुओं को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। ये तो बच्चों एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिसको आप आसानी से बच्चे मज़े से कर भी सकते हैं आप लोग। तो क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है तो आप ये जान सकते हैं क्या कि शुद्ध पदार्थ कौन से हैं और मिश्रण कौन से हैं। तो अब आपको आपके घर में भी ऐसी चीज़ें पदार्थ मिल जाएंगे जिसको आप क्या शुद्ध पदार्थों में भी शुद्ध पदार्थ के रूप में अलग कर सकते हैं और मिश्रण के रूप में आप लोग अलग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो बच्चों यहाँ मैं आशा करती हूँ कि आज अध्याय 2 में
क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, का भाग 1 था जो मैंने आज आपको समझाया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन समझ आया होगा। अब इससे आगे इन क्वेश्चनों के उत्तर मैं आपको इसके भाग 2 में दूंगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।